Hello everyone. So our today's topic is RNA processing और modification. प्रोकैरियोट्स के केस में जो RNA ट्रांसक्रिप्ट होता है उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होती और वो डायरेक्टली एज अ मैसेंजर RNA एक्ट करेगा एंड ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन. बट यूकैरियोट्स के केस में जो RNA ट्रांसक्रिप्ट होता है ये ट्रांसक्रिप्शन के दौरान फॉर्म होगा एंड इट इज़ कॉल्ड एज प्री mRNA. अब ये जो प्री mRNA है इसमें कुछ स्टेप्स होंगे जिसके बाद ये मैच्योर मैसेंजर RNA बनेगा और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं RNA प्रोसेसिंग और RNA मॉडिफिकेशन. RNA प्रोसेसिंग न्यूक्लियस में होती है और जनरली इसके 3 स्टेप्स होंगे, दैट इज़ 5' कैपिंग, पॉली एडिनाइलेशन एंड स्प्लाइसिंग. फर्स्ट इज़ 5' कैपिंग. इसमें दोनों जो एंड होते हैं प्री mRNA के वो मॉडिफाई होंगे बाय द एडिशन ऑफ केमिकल ग्रुप्स. इसमें A7 मिथाइल ग्लूकोसाइन कोवेलेंटली अटैच हो जाएगा 5' एंड पे, बट जो प्री mRNA है वो सिंथेसाइज होगा बाय द RNA पॉलीमरेज 2 एंड दिस इवेंट इज़ नोन एज कैपिंग. कैपिंग जनरली 3 स्टेप्स में होती है. जो न्यूक्लियोटाइड होता है 5' एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्ट पे उसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं. तो सबसे पहले एंजाइम लगेगा RNA 5' ट्राईफॉस्फेटेज जो कि एक फॉस्फेट को रिमूव करने का काम करेगा. देन उसके बाद सेकंड एंजाइम लगेगा गुआनाइल ट्रांसफेरेज जो कि गुआनोसाइन ट्राईफॉस्फेट को यूज़ करेगा और गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट पे जाके अटैच हो जाएगा टू द 5' एंड. फाइनली थर्ड एंजाइम लगेगा दैट इज़ मिथाइल ट्रांसफेरेज जो कि मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम द एस एडिनोसाइल मिथानिन टू द N7 पोजीशन ऑफ गुआनोसाइन बेस. इस तरह से ये कैपिंग होगी. यहाँ पे जनरली वही 3 स्टेप दिखाए हुए हैं जो मैंने आपको अभी बताए कि सबसे पहले क्या होगा, एक फॉस्फेट रिमूव होगा, उसके बाद गुआनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम वर्क करेगा एंड लास्ट में हमारे पास एंजाइम लगेगा ट्रांसफेरेज और यहाँ पे इस तरह से 5' एंड पे कैपिंग हो जाएगी. तो ये एक डिटेल डायग्राम है 5' एंड कैपिंग के लिए, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं. देन सेकंड इज़ पॉली एडिनाइलेशन. इसमें 5' AAU AAA 3' एक कॉन्सेनस सीक्वेंस है जो कि एज अ सिग्नल सीक्वेंस एक्ट करता है फॉर द पॉली एडिनाइलेशन. इस सीक्वेंस में जनरली 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं लेटर बाय द गुआनाइन यूरासिल रिच रीजन. जब RNAP2 5' AAU AAA 3' सीक्वेंस को ट्रांसक्राइब करेगा तो एक एंडोन्यूक्लियस क्लीव करता है प्री mRNA को between an AAU AAA सीक्वेंस एंड द GU रिच सीक्वेंस. उसके बाद ये एक फंक्शनल प्री mRNA को रिलीज़ करेंगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो कि स्टिल अटैच कर जाएगा RNA पॉलीमरेज के साथ. जितने भी फ्रेगमेंट्स होंगे बियॉन्ड द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट 3' वो सारे क्या होंगे, कट हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे. फिर उसके बाद एक एंजाइम वर्क करेगा दैट इज़ पॉली ए पॉलीमरेज जो कि अटैच करता है अप्रॉक्सीमेटली 200 एडेनाइन के साथ दैट कंटेन्स द न्यूक्लियोसाइड्स टू द 3' एंड ऑफ जस्ट क्लीव्ड प्री mRNA. ये जो स्ट्रिंग होती है एडेनाइन जिसमें कि न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं इसको हम पॉली ए टेल बोलते हैं और जो पॉली ए टेल होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द mRNA स्टेबिलिटी, द एग्जिट ऑफ mRNA फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स. तो इस तरह से होती है पॉली एडिनाइलेशन. ये हमारे पास एक सीक्वेंस था AAU AAA. सबसे पहले यहाँ पे क्लीवेज होगी एंडोन्यूक्लियस के ज़रिए और ये क्या होगा, टूट जाएगा. तो अब हमारे पास क्या आ गया, AAU AAA और साथ में एक गुआनिन यूरासिल रिच रीजन. के बाद यहाँ पे क्या होगा, पॉली ए पॉलीमरेज की हेल्प से पॉली एडिनाइलेशन होगी एट द पॉली ए टेल. देन थर्ड इज़ प्री mRNA स्प्लाइसिंग. ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो इंटरवीनिंग या नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है जीन्स का दैट इज़ इंट्रॉन्स का फ्रॉम द प्री mRNA उसको वहाँ से रिमूव किया जाता है और जो प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस होता है एक्सॉन्स का उसके साथ जाके जोड़ दिया जाएगा ताकि mRNA की ट्रांसलेशन हो सके इनटू द प्रोटीन्स. सिंपली क्या है कि इसमें क्या करेंगे, इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे और जो एक्सॉन्स वाले जो रीजन्स होंगे उनको आपस में जोड़ देंगे ताकि ट्रांसलेशन हो सके. स्प्लाइसिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो यूकैरियोटिक जीन्स होते हैं उनमें कुछ इंट्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं दैट इज़ नॉन कोडिंग रीजन्स जो होते हैं बिटवीन द एक्सॉन्स.
तो अगर हमें फंक्शनल प्रोटीन्स बनानी है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उन इंट्रॉन्स को वहाँ से हटाना पड़ेगा और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो उसी वजह से हम करते हैं स्प्लाइसिंग। देन पाथवे ऑफ प्री mRNA स्प्लाइसिंग। प्री mRNA स्प्लाइसिंग जो है कुछ मल्टी कंपोनेंट स्ट्रक्चर के ज़रिए होती है जिनको हम बोलते हैं स्प्लाइसोसोम। जो स्प्लाइसोसोम होते हैं ये कुछ लार्ज कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि प्री mRNA को स्प्लाइस करने का काम करते हैं। इसमें कुछ सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबोप्रोटीन्स। हर एक स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स जो होती हैं उसमें कुछ स्मॉल न्यूक्लियर RNA प्रेजेंट्स होते हैं एंड आल्सो कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती है। मोस्ट अबंडेंट जो स्मॉल न्यूक्लियर राइबोप्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं स्प्लाइसिंग में वो हैं U1, U2, U3, U4, U5, U6 और इसमें U का मतलब है यूरासिल रिच। जो प्री mRNA स्प्लाइसिंग होती है वो 10 स्टेप्स में होगी। सबसे पहले क्या होता है कि जो दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इंट्रॉन सीक्वेंसेस के, दैट इज़ 5' ग्वानिन यूरासिल 3' और जो लास्ट वाले दो होते हैं सबसे पहले उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा बाय स्मॉल न्यूक्लियर राइबोप्रोटीन्स। उसके बाद जो ग्वानिन यूरासिल वाला रीजन होगा उसको हम बोलेंगे 5' स्प्लाइस साइट, दैट इज़ डोनर साइट, और जो एडेनाइन ग्वानिन वाला होगा उसको हम बोलेंगे 3' स्प्लाइस साइट, दैट इज़ एक्सेप्टर साइट। और साथ ही इसमें एक और कंजर्व्ड सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रांच साइट। अब सबसे पहले क्या होगा, जो यूरासिल 1 दैट इज़ स्मॉल न्यूक्लियर राइबोप्रोटीन्स जो होती हैं वो 5' स्प्लाइस एंड पे जाके बाइंड कर जाएंगी। उसके बाद काम करेगा U2 जो कि ब्रांच साइट पे जाके जुड़ जाएगा। अब जो U1 और U2 थे उनमें एक दूसरे के लिए एफिनिटी होती है, तो जो U1 और U2 है वो एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे जिसकी वजह से जो डोनर साइट है वो ब्रांच पॉइंट की तरफ आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, दो एक्सॉन्स जो थे वो एक साथ आ गए। उसके बाद भी काम करेगा U5 और यहाँ पे एक और काम करता है दैट इज़ U4 भी आप ले सकते हैं, U6 भी आप ले सकते हैं। वो क्या करेगा, इंट्रॉन्स के साथ जाके जुड़ जाएगा जिसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे स्प्लाइसोसोम। अब जो 5' स्प्लाइस साइट होती है वो वहाँ से क्या होगी, कट हो जाएगी और जो 5' एंड होता है इंट्रॉन्स का वो कोवलेंटली अटैच कर जाएगा 2' OH ग्रुप के साथ ऑफ अ स्पेसिफिक एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड इन द ब्रांच साइट। अब जो U1 था U4 था वो दोनों रिलीज़ हो गए। अब जैसे ही वो रिलीज़ हुए तो जो 3' स्प्लाइस साइट होती है वो वहाँ से कट हो जाएगी और जो एक्सॉन्स होंगे वो कोवलेंटली एक दूसरे के साथ जाके जुड़ जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 3 काम करेंगे दैट इज़ U2, U5, U6। ये इंट्रॉन्स के साथ ही जुड़े रहेंगे और इवेंचुअली थोड़े टाइम के बाद जो इंट्रॉन्स होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं और दोबारा SNRNPs को हम यूज़ करते हैं टू स्प्लाइस द अदर प्री mRNA। तो इस तरह से क्या होगा, दो एक्सॉन्स आपस में जुड़ जाएंगे और जो इंट्रॉन्स था वो रिमूव हो जाएगा। ये हमारे पास एक प्रोसेस है प्री mRNA स्प्लाइसिंग की। इसमें क्या करते हैं, ये जो रेड वाला पोर्शन दिखाया गया है दैट इज़ एक्सॉन्स। इधर भी क्या आ गया, एक्सॉन आ गया, बीच में इनके क्या है, इंट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो क्या करते हैं, ये जो इंट्रॉन वाला पोर्शन है इसको बीच से हटा देते हैं और इन एक्सॉन्स को आपस में जोड़ देते हैं। और ये एक और डायग्राम है जिसमें स्प्लाइसिंग दिखाई गई है बाय द स्प्लाइसोसोम। देन अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ऑफ प्री mRNA। जैसे ही RNA स्प्लाइसिंग होती है तो जो इंट्रॉन्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, एक्सॉन्स को साथ में जोड़ा जाता है, तो जो मेजॉरिटी ऑफ प्री mRNA होता है वो स्प्लाइस हो जाता है और सिर्फ एक मैच्योर mRNA स्पीसीज जनरेट होती हैं फ्रॉम द सिंगल प्री mRNA। बट कुछ केसेस में जो अल्टरनेटिव 5' और 3' स्प्लाइस साइट होती हैं जिनको स्प्लाइसिंग के दौरान यूज़ किया जाता है उनमें एक और mRNA की फॉर्मेशन हो सकती है फ्रॉम द सिंगल प्री mRNA। अब जब डिफरेंट प्री mRNA बन जाते हैं फ्रॉम वन सिंगल प्री mRNA उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।